प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। वर्तमान में सामान्य रूप से तो हम सूक्ष्म ज्योतिष पर चर्चा में लिप्त हैं, परंतु इससे पूर्व पाठ में भी मुझे एक कुंडली डिस्क्राइब करने के लिए किन्हीं सज्जन ने भेजी थी। तदुपरांत जिसकी कुंडली थी वो लड़की भी मेरे पास उस विषय में कुछ जानकारी लेने आई। उस कुंडली को मैंने डिस्क्राइब किया और जनहितार्थ यहाँ YouTube पर डाल दिया ताकि सीखने वाले कुछ सीख सके। आज भी मुझे किन्हीं ने एक कुंडली भेजी है, डिटेल भेजी है कि हमारी इस कुंडली को डिस्क्राइब कीजिए। मैं इस कुंडली को डिस्क्राइब करके जनहितार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जिनकी ये कुंडली है, क्योंकि नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, वो भी आसानी से अपनी डिटेल को जान करके अपने विषय में जो भी डिस्क्रिप्शन है उसे आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो उपाय है वो कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, जिसकी डिटेल डेट ऑफ बर्थ 17/7/1987 और बर्थ टाइम है 6:50 मॉर्निंग AM। ये चंडीगढ़ के किसी व्यक्ति की कुंडली है। इसकी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसा ही मुझे बताया गया कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है। मुझसे इस विषय में जानकारी ली गई और मौखिक रूप से जो जानकारी दी उसके उपरांत अब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जिनकी कुंडली है उनको भी सूचित कर दिया है कि भाई आप अपनी को देख लें। इसको ये लगन कुंडली है। इस लगन कुंडली में इसका कर्क लगन उदित होता है। कर्क लगन में मंगल विद्यमान है और मंगल शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। वह यहाँ मौजूद मंगल पर शनि का प्रभाव है, शनि के नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र होता है। दूसरा भाव खाली है। तीसरे भाव में केतु हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, इसलिए चंद्रमा के नक्षत्र पर भी प्रभाव है केतु का। तदुपरांत पंचम भाव में शनि है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। बुध का नक्षत्र होता है ज्येष्ठा। षष्ठम भाव में चंद्रमा है, जो लग्नेश होकर के षष्ठम में है, पीड़ित हो गया। लग्नेश होकर के चंद्रमा षष्ठम में है, प्राण पीड़ित हो गए। सप्तम अष्टम नवम भाव में राहु है। उत्तराभाद्र पद में, उत्तराभाद्र पद शनि का नक्षत्र होता है। राहु शनि के नक्षत्र में विकृत हो, पहले ही पापी है फिर विकृत भी हो गया। दशम भाव में गुरु केतु के नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र केतु का होता है। द्वादश भाव में 3 ग्रह हैं। सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, शुक्र राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र राहु का होता है,
बुध भी राहु के नक्षत्र में है, आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र राहु का होता है। अब देखिए इस कुंडली में पापियों का चहुमुखी प्रभाव है, चारों तरफ से पापियों का प्रभाव है इस कुंडली। एक एक भाव लेकर के चलता हूं। पहला भाव नीच मंगल से पीड़ित है। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है। नीच मंगल सप्तम भाव पर सीधी 7वीं दृष्टि डालता है। जिस भाव पर भी नीच मंगल की दृष्टि पड़ती है वो भाव फलित नहीं होता और उस भाव के सुख निरंतर खराब होते हैं। क्योंकि यहाँ सप्तम भाव पर डालता है तो अगर पहला रिश्ता हुआ भी होगा, कहीं से जान के इसकी एंगेजमेंट हुई भी होगी या बात पक्की भी हुई होगी, वो टूट गई होगी। क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि यदि सप्तम पर पड़े तो रिश्ता टूट जाता है। यहां से सप्तम भाव पीड़ित हुआ। आगे केतु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर आ गई। केतु का पाप आ गया। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि। शनि सौम्य एक पापी ग्रह है और यहां अष्टमेश है, जटिल पापी है। सप्तमेश भी है लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है, इसलिए इस पर अष्टम का प्रभाव ज्यादा है। अष्टम का प्रभाव होते हुए भी ये पापी हो गया और पापी शनि की अपने ही भाव पर दृष्टि है, सामान्य नहीं है। आयु का कारक भी हो गया, क्योंकि सप्तमेश भी है तो ये मारक भी हो गया। सप्तमेश मारक होता है, अष्टमेश आयु का कारक होता है, इसलिए शनि यहां सामान्य नहीं रहा। अष्टम का प्रभाव लेकर के शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है। 3 पापियों की दृष्टि तो हो गई, मंगल केतु शनि। और जिस भाव पर 3 पापियों की दृष्टि हो जाती है उस भाव के सुख नहीं मिलते। भले वो सुख आ जाए लेकिन छू कर लौट जाएगा। इसका अभिप्राय ये होता है कि विवाह हो भी गया तो नाम मात्र के दिखाने के लिए होगा, टूट जाएगा। एक से अधिक होगा तो भी टूट जाएगा। ये इस प्रकार की कुंडली है। आगे 9वें भाव में राहु भाग्य को पूरी तरह पीड़ित करता है। क्योंकि वो वैसे भी शनि के नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का होता है। अपना प्रभाव और शनि का प्रभाव दोनों लिए हुए हैं। यहां पर राहु इस भाव को पूरी तरह पीड़ित करता है, भाग्य को, पिता को भी कष्ट देता है। इस कारण सप्तम का कारक देखिए शुक्र, सप्तम का कारक शुक्र होता है। सूर्य के साथ कंबस्ट है, सूर्य के पास ही बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में है। द्वादश भाव में जाकर के राहु के नक्षत्र में पूर्णतः पीड़ा में आ गया। बुध सामान्य सुखों को देता है जीवन के, बुद्धि के लिए सहायक होता है। आनंददायक ग्रह, बुद्धिदायक ग्रह, दोनों को मिलाकर के उत्तम बुद्धि, उत्तम सुख कारक हो जाते। दोनों ही पीड़ा में आ गए राहु के प्रभाव में, और राहु के नक्षत्र में चले गए दोनों। लग्न मंगल के प्रभाव में है, साथ में 1 2 3 4 5 राहु की पंचम दृष्टि में है। लग्न पूरी तरह पीड़ित मंगल और राहु से।
साथ में शनि के नक्षत्र में 3 से पीड़ित हो गया। पंचम भाव पीड़ित, बुद्धि का चतुर्थाई का भाव पीड़ित, चतुर्थाई का ग्रह पीड़ित बुध। सप्तम भाव पीड़ित 3 पापियों से, शनि, मंगल, केतु। पूरी तरह पीड़ित। उसके बाद भाग्य भाव पीड़ित, सूर्य कलंकित। क्यों कलंकित? देखिए, ये सेकंड के भाव का कारक हो करके और सेकंड भाव का कारक हो करके द्वादश में गया, कलंकित हो गया। पाप की दृष्टि में नहीं आया परंतु कलंकित हो गया, ख्याति कलंकित हो गई। इस प्रकार से ये सुखकारी नहीं बनता। पंचम भाव कष्टकारी हो गया, भाग्य भाव कष्टकारी हो गया, प्राण भाव कष्टकारी हो गया। इसको वैवाहिक सुख मिलना नहीं बनता, कहीं से भी नहीं बनता। शुक्र से नहीं बनता, बुध से नहीं बनता, सप्तम भाव से नहीं बनता, प्राण भाव से नहीं बनता। प्राण तो सबसे पूर्व किसी भी सुख के लिए, किसी भी लाभ के लिए भी लग्न और लग्नेश देखे जाते हैं। या लग्न में पीड़ित, राहु से पीड़ित, मंगल से पीड़ित, शनि के नक्षत्र से पीड़ित, लग्नेश षष्टम में चला गया, दूषित हो गया। षष्टम में चंद्रमा को सामान्य रूप से खराबी कहा गया है, सामान्य भाषा में भी। और ये तीनों भाव जटिलता से पीड़ित हैं। यदि इसका विवाह हो भी गया चलेगा नहीं। जो इसमें जटिल स्थिति है वो मैं अत्यंत जटिल कुंडली है साहब। ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति, 3 भावों को तिखड़ी ऐसी कुंडलियाँ शायद ही देखने को मिलें, बहुत कम देखने को मिलती हैं ऐसी कुंडलियाँ। जिसकी कुंडली में ये योग होता है, लग्न में मंगल, पंचम में शनि, नवम में राहु, काफ़ी कष्टों से गुजरता है। प्रतिपक्ष के लिए, अपने जीवन साथी के लिए मारक होता है। इसलिए ऐसी कुंडली है, मेरा व्यक्तिगत मत है इस व्यक्ति के लिए कि भाई संभव हो तो बिना शादी के लिए काम चला ले। अगर विवाह होगा तो ये जो योग कहता है वो ऐसा कुछ कहता है कि मैं दिल्ली से हूँ और हमारे यहाँ दिल्ली में एक जगह बहुत प्रसिद्ध है, तिहाड़ जेल। अगर इसका विवाह होता है तो इसके लिए तिहाड़ जेल के दरवाजे इंतजार करेंगे। ऐसी कुंडलियाँ। और ऐसा होगा, काम नहीं चलाएगा ये। क्यों नहीं चलाएगा? ये शुक्र बैठा है ना यहाँ, और ये बुध बैठा है राहु के प्रभाव में। इसे विचलित रखेंगे, कोई भी तरीका अपनाए
ये भले ही किसी विडो को लेकर के आए, लेकिन विवाह करेगा। इसको एक अवसर मिल चुका है पहले, इसने तो नहीं बताया, जिसने भी मुझे कुंडली का डिटेल दी है उसने तो नहीं बताया, लेकिन मेरे मतानुसार एक बार इसका सगाई टूट चुकी है। अब से 8 माह पहले भी इसे एक अवसर मिला था, इसने उसका लाभ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया वो तो ये जाने। अभी 2023 में एक अवसर इसको और मिलेगा। जिनकी ये कुंडली है, अगर वो इसे विजुलाइज करते हो या करें, तो आप 2023 में वैवाहिक सुख का समय आपका आएगा, उसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि फिर भी चूक गए तो 2027 में आपका विवाह होगा। और फिर आगे आप जाने कैसे सधे, ना सधे तो फिर आपकी कुंडली ऐसा ही कुछ कहती है। इस प्रकार से ऐसी कुंडलियों का जो डिस्क्रिप्शन बनता है, और इस प्रकार की कुंडलियों के ऐसे फल होते हैं। मैं अधिकतर कुंडलियां विवाह पक्ष की ही डिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि मैंने अपना जो ज्योतिष का आधार लिया है, मुख्य पक्ष लिया है, विवाह को लिया है। यदि और भी कुंडली मुझे कोई मिलेगी, डिटेल मिलेगी, तो मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा और यूट्यूब पर डालूंगा। सामान्यतः जो मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, मैं उनकी कुंडलियों को यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं डालता, क्योंकि अनुमति प्राप्त नहीं होती। अब इसके लिए जो उपाय बनता है वो उपाय भी डिस्क्राइब कर देता हूं। यदि संभव हो सके इस व्यक्ति के लिए, तो जगत पिता भगवान शिव की शरण में चले जाना चाहिए। अगर विवाह की इच्छा ही है, बिल्कुल आंख मीच के उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। जितनी अधिकतम उनकी याचना कर सके, उनसे प्रार्थना हो सके, मंत्र जाप हो सके, दान पुण्य हो सके, मंदिर के हित हो सके, उतने करें। यदि उनकी कृपा हो गई तो कुंडलियां भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही कुंडलियों का निर्माण है। यदि वो प्रसन्न हो जाएं तो कुंडलियां भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये कुंडली रची है, वही इसको काट भी सकते हैं। अतः मेरा मत यही है कि भगवान शिव की शरण में जाएं, शायद आपका कल्याण हो। आज की चर्चा पूर्ण हुई। अब हम अगले पाठ में किसी और विषय पर चलेंगे। प्रणाम।